आज अपन पढ़ेंगे अधिकार। अधिकार का अर्थ और परिभाषा और विभिन्न प्रकार के अधिकार क्या क्या होते हैं। तो प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई, लेकिन इन शक्तियों का स्वयं अपने और समाज के हित में उचित रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। यानी प्रकृति द्वारा अपने को स्वतंत्रता दी गई है, पर इन स्वतंत्रताओं का पूरा उपभोग करने के लिए, जैसे अपन कहीं भी स्वतंत्र हैं जाने के लिए, लेकिन अगर अपने को दूर जाना हो तो इस स्वतंत्रता का प्रयोग अपन तभी कर पाएंगे जब अपने पास कोई वाहन होगा, तो अपन अधिकतम दूरी तक जा सकते हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी सुविधाएं एक इंसान को ज़रूरत होती हैं, जो ताकि वो उसके जो विशेषताएं, गुण या फिर जो प्रकृति द्वारा जो भी मिले हैं उसको क्षमताएं, उनका वो पूर्णतः उपयोग कर सके। इन्हें ही अधिकारों की संज्ञा दी जाती है। ये अधिकारों की बात तब ज़्यादा उभर कर आती है जब समाज की में जो व्यक्तियों की संख्या या जनसंख्या बढ़ती जाती है और एक उनका संख्या अधिकतम होने पे सभी व्यक्तियों को उनके सभी स्वतंत्रताओं का उपभोग करने की जब कमी पड़ने लगती है, तब उस सेंस में अपने को अधिकारों की ये बात या फिर ये मुद्दा उभर के आता है। तो अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना, जिससे व्यक्ति अपने शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। तो ये बेसिक इसकी परिभाषा है। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं बताई हैं, जैसे लॉस्की ने कहा कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता। यानी अधिकार परिस्थितियां हैं किसकी? अपने व्यक्तित्व के विकास करने की। ठीक है, यानी ये परिस्थितियां यानी बाहरी स्थितियां हैं जो राज्य द्वारा प्रदान की जाती हैं। दूसरी गोसांख्य ने बहुत अच्छी परिभाषा दी कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यानी अगर अपन यूँ कहें, जैसे बालिकाओं की शिक्षा के अधिकार की बात करें, तो पहले बालिकाओं को शिक्षा नहीं मिलती थी। वजह क्या थी कि समाज द्वारा स्वीकार्य नहीं थी। जब समाज द्वारा स्वीकार्य नहीं थी तो राज्य द्वारा लागू नहीं की गई। तो अधिकार वह मांग है, तो सबसे पहले मांग करनी पड़ेगी किनको? जैसे बालिकाओं को खुद की मांग करनी पड़ेगी शिक्षा के लिए, फिर समाज उसे स्वीकार करेगा और फिर तब जाके आगे राज्य उस पर कानून बनाएगा। तो ये परिभाषा बहुत अच्छी यहाँ पे गोसांख्य के द्वारा बताई गई है। अब अधिकारों के अपन आवश्यक लक्षण देखेंगे। तो सामाजिक स्वरूप होता है, यानी कि अधिकारों में ये बात नहीं होती कि समाज द्वारा उसकी स्वीकृति आवश्यक है। बिना समाज की स्वीकृति के बहुत कम ऐसे अधिकार होते हैं जो राज्य द्वारा प्रदान किए जाते रहे हैं। दूसरा है कल्याणकारी स्वरूप, यानी अधिकारों का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से होता है। इस कारण अधिकार के रूप केवल वही स्वतंत्रताएं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक हों। तो ऐसी कोई सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती जिससे व्यक्तित्व के विकास में कोई सहायता नहीं मिलती है। व्यक्तित्व के विकास में जो बाधक होती हैं, जैसे जुआ खेलने की या आत्महत्या करने के अधिकार, ऐसे अधिकार नहीं दिए जाते हैं। तीसरा लोकहित में प्रयोग, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अधिकार दिए गए हैं, उस जो स्वतंत्रताएं व्यक्तियों को दी गई हैं, तो उन स्वतंत्रताओं का प्रयोग वो लोक हित में करेगा, या लोगों के हित में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने लग जाए। तो ऐसे अधिकार लोगों को नहीं दिए जाते। जैसे आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, ये आपको अधिकार मिला है, लेकिन गाड़ी को आप मनचाहे तरीके से किधर भी मोड़ के या फिर किसी भी दिशा में आप चलाने लग जाएं, ऐसा अधिकार लोकहित में सही नहीं होता। इस वजह से ऐसा अधिकार नहीं दिया जाता। राज्य का संरक्षण, चौथा इसका मुख्य आवश्यक लक्षण है कि जो भी अधिकार दिए जाते हैं उनकी संरक्षण या फिर उनकी रक्षा का दायित्व राज्य अपने ऊपर लेता है। यानी अगर राज्य नहीं हो तो अधिकार बहुत दिनों तक बनाए रखे जाने बड़े मुश्किल होते हैं। पाँचवा है सार्वभौमिकता या सर्वव्यापकता, यानी सारे या जो भी अधिकार दिए जाते हैं वो सामान्यतः जनता राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को समान रूप से दिए जाते हैं। कोई उनमें जातिगत, धर्मगत, लिंग या वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये इसके 5 विशेषताएं हैं
कि सभी को मिलेंगे। राज्य का संरक्षण होता है अधिकारों का, और लोकहित में प्रयोग होने चाहिए, कल्याणकारी होने चाहिए, व्यक्ति कल्याण के लिए होने चाहिए, वही अधिकार दिए जाते हैं। और सामाजिक स्वरूप होता है, समाज द्वारा स्वीकृति होती है सामान्यतः। अब अधिकारों का अपन वर्गीकरण देखेंगे तो दो प्रकार होते हैं। कई जगह एक साथ ही 4-5 प्रकार बताए जाते हैं, तो अपन ये मान के चलें दो में, तो एक नैतिक अधिकार और फिर दूसरे कानूनी अधिकार। फिर इन्हीं कानूनी अधिकारों में अपन आगे विभाजन देखते हैं, सामाजिक या नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। तो 4 एक साथ भी आप लिख सकते हैं, नैतिक, कानूनी, नागरिक और राजनीतिक अधिकार। तो पहले अपन देखते हैं नैतिक अधिकार क्या है। तो नैतिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो अपने पर्सनल अपने व्यक्तित्व तक सीमित होते हैं, अपने खुद के शरीर तक, अपने सोच तक जो शामिल होते हैं, वो नैतिक अधिकार होते हैं। इन मानव के नैतिक आचरण से जिनका संबंध होता है, इसके संबंध में राज्य कोई कानून वगैरह नहीं बनाता। जैसे अपना आत्मिक चेतना द्वारा जो स्वीकृत किए जाते हैं वो नैतिक आचरण, जैसे बड़ों का पैर छूने चाहिए या फिर आशीर्वाद लेना चाहिए, नमस्कार करनी चाहिए, इसके संबंध में राज्य द्वारा कोई कानून नहीं बनाया हुआ है। अपनी चेतना ऐसी होती है कि अपने सम्मानपूर्वक अपने जो भी बुजुर्ग होते हैं उनकी आशीर्वाद लेते हैं। तो ये सब नैतिक अधिकार होते हैं कि हमें पैर छूने का अधिकार है, तो ऐसे राज्य द्वारा प्रदान नहीं किए जाते, बस अपने पास होते हैं। दूसरा कानूनी अधिकार। तो कानूनी अधिकार भी होते हैं जो राज्य द्वारा कानूनों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, और उनका संरक्षण राज्य द्वारा किया जाता है। अगर किसी को वो अधिकार प्राप्त नहीं होते तो राज्य उनको आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाता है। तो राज्य के व्यक्ति राज्य के लिए नागरिक कहलाते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, सामाजिक या नागरिक अधिकार, दूसरे राजनीतिक अधिकार। तो नागरिक अधिकार कौन कौन से हैं जो व्यक्ति होने के नाते सबको मिलते हैं, राज्य के नागरिक सदस्य होने के नाते। पहला समानता का अधिकार, यानी राज्य सभी व्यक्तियों को समान समझता है और समान व्यवहार करता है उनके साथ, उनके जाति, वंश, लिंग या फिर कोई भी उनकी परिस्थिति के अनुरूप उनमें कोई भेदभाव नहीं करता है। दूसरा है राजनीतिक समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकारों में कई टाइप की समानता है, तो उसमें है राजनीतिक समानता, यानी सबके साथ राजनीतिक रूप से समान बिहेव किया जाता है, जो उनके किसी पद पे वो पहुंच सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, या फिर उनके अपना कोई भी समूह बना सकते हैं। ये सब राजनीतिक अधिकारों में समानता में शामिल आता है। तो सामाजिक समानता का अधिकार है। तो सामाजिक समानता का अधिकार यानी कि सभी को समान समझा जाएगा, सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए अपने अनुच्छेद जो संविधान का है उसमें 17वें अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तीसरा आर्थिक समानता का अधिकार, यानी आर्थिक रूप से सबको समानता का अधिकार है, यानी सभी को ऐसी राज्य द्वारा ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित की जाती हैं कि सबको आर्थिक रूप से समानता स्थापित हो सके, यानी बहुत ज़्यादा भेदभाव समाज में स्थापित ना हो पाए। तो ये समानता का अधिकार था। फिर स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार में यानी जो व्यक्तित्व के लिए जो भी आवश्यक जो उसे जो भी कार्य करने होते हैं उन सब की स्वतंत्रता राज्य द्वारा प्रदान की जाती है। स्वतंत्रताओं में भी 4-5 अपन देखने को मिलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी जो अपने शरीर तक या अपनी सोच तक, अपने विचारों तक जो अपने जो स्वतंत्रताएँ आवश्यक होती हैं उन सबको व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ बोलती हैं। यानी तो उन सबको जैसे मिल ने कहा था, जे एस मिल ने, स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर, मस्तिष्क व आत्मा पर व्यक्ति संप्रभु होता है। यानी जिस ऐसी स्वतंत्रताएँ जिनका कोई दुष्प्रभाव दूसरे पे ना पड़ता हो, उन स्वतंत्रताओं को व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ कहते हैं। उनका अधिकार राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। तो विचार और अभिव्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के समक्ष की जाती है, तो ये अपना व्यक्तिगत नहीं रह पाता। तो ऐसी जो ये अधिकार हैं ये भी राज्य द्वारा नागरिकों को दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने विचार अभिव्यक्ति, भाषण, लेख आदि के द्वारा कर सकता है। तीसरा अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी अपने मन में अपना जो भी विश्वास है, अपना जो भी सोच है उसके अनुरूप अपने कार्य कर सकें, उस पर कोई राज्य द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। जैसे कि अपने को फलां धर्म में विश्वास है, फलां देवता में विश्वास है, या फिर अविश्वास है, अपना आस्तिक भी हो सकते हैं, नास्तिक भी हो सकते हैं। राज्य के द्वारा इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाया जाता। चौथा है समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कोई भी संगठन अपन बना सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार भी
राज्य द्वारा सामाजिक समानता में ये दिया जाता है। फिर है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता यानी अपने विवेक और आत्मा के आदेशानुसार बिना किसी अनुचित लोभ लालच के कार्य कर सकें। तो ऐसा जो भी स्वतंत्रता है ये अपने को राज्य द्वारा प्रदान की जाती हैं। तो ये सब स्वतंत्रताओं में शामिल है। फिर है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार यानी अपन जो व्यक्ति अपने स्वार्थी प्राणी जो कहलाया जाता है, तो अपने उन्नति के लिए या फिर अपने आगे की जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भविष्य के अनुरूप जो भी संपत्ति का संग्रहण करता है, उसको बिना किसी कानूनी वजह से या फिर बिना मुआवजा दिए नहीं छीना जा सकता। तो ये संपत्ति का अधिकार है। हमारे देश में भी कानूनी अधिकार दिया गया है। तो ये व्यक्ति अपने राज्य के सभी नागरिकों को प्रदान करता है। फिर चौथा है रोजगार का अधिकार, यानी हर व्यक्ति को रोजगार मिले, तो ऐसा अधिकार भी राज्य द्वारा दिया जाता है। हालांकि अपने देश में अभी तक नहीं दे पाए हैं, लेकिन जैसे नरेगा अपने देश में जो योजना चल रही है उसमें रोजगार गारंटी योजना है, वो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि रोजगार का अधिकार दिलाने की दिशा में ही एक प्रयास है। फिर पाँचवा शिक्षा का अधिकार। तो राज्य अपने नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का सारे संसाधन मुहैया करवाते हैं, जैसे कि स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी वाचनालय हैं, पुस्तकालय हैं। ये सब अनिवार्य या फिर निःशुल्क शिक्षा अपन देखने को मिलती है। तो ये सब शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराने के लिए राज्य के द्वारा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। फिर अगला है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार यानी प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है, और राज्य इस बात की व्यवस्था करेगा कोई दूसरा व्यक्ति या राज्य व्यक्ति के जीवन का अंत ना कर सके। यानी जीवन का अधिकार बनाए रखने के लिए जैसे ये माना जाता है पॉल्यूशन है, अपने जीवन के जो वर्ष हैं वो कम कर सकता है। तो पॉल्यूशन जैसी कंडीशन को ख़त्म करने के लिए राज्य को व्यवस्था करनी पड़ती है। या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी और गर्मी या फिर ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे बचाने की गारंटी भी राज्य की होती है। इस वजह से अपने जीवन की रक्षा का जो अधिकार है वो राज्य के द्वारा उसमें सहायता की जाती है। फिर परिवार का अधिकार एक मतलब कोई भी व्यक्ति अपना परिवार नामक संस्था में रह सकता, बना सकता है। तो परिवार का अधिकार भी राज्य द्वारा इसमें सहायता प्रदान की जाती है। तो ये सारे अधिकार हैं, सामाजिक हैं, राजनीतिक हैं, कानूनी और जो नागरिक जो अधिकार हैं, ये सब अपने इनमें आप सीरियल से बिना नंबर डाले भी लिख सकते हैं या फिर इनका आपस में वर्गीकरण भी कर सकते हैं।